जो मैं कह रहा हूं वो लगभग ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सिर्फ सेना के लिए नहीं है। ये नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इन सब के लिए लागू है। यानी कि थोड़ा थोड़ा तब्दील होता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रावधान है मैं बताऊंगा ये इन सब के लिए लागू है और बहुत सारे बैंकों में लागू है। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के लिए एक लेंस लगा के पढ़ें। मैं 23 सितंबर 2018 से स्टेट बैंक के साथ एज डिफेंस एडवाइज़र कार्यरत हूं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, हमारी वीर नारी, हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, उनके अंदर जो भी कोई समस्याएं आती हैं या को प्रावधान को लेकर के कोई क्वेरीज आती हैं, उनका निवारण होता है, उसका जो एक्सपीरियंस है वही मेरा ज्ञान है जो मैं आपके साथ अर्जित करना चाहता हूँ। कोई बैंकिंग का ज्ञान ऐसे जैसे एक सैनिक को जितना होना चाहिए उससे शायद कम होगा, लेकिन किसी शंका और किसी प्रावधान को ना मिलने की क्वेरी का ज्ञान आपके साथ जो बताऊंगा उसमें कोई मिथ्या नहीं होगी। और जनरली जो हम बात करेंगे, जैसे जनशंकर ने कहा, ये किसी भी बैंक के लिए लागू होगा, लेकिन क्योंकि मैं एसबीआई में काम करता हूं तो छोटा सा एक एसबीआई का पर्सपेक्टिव, उसका एक बैक संदर्भ जो है, जो बैकड्रॉप है, वो थोड़ा सा एसबीआई का रहेगा। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए लागू है और एक्स्ट्रापोलेशन में हमारे जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, सर्विंग जवान हैं, उनके लिए भी उतना ही लागू है, क्योंकि उनके घर के लोग, उनके माता पिता, उनके गांव में, उनके शहर में कई लोग हैं जो उनसे जुड़े होंगे। तो स्वयं के लिए और लोगों के लिए भी इस ज्ञान को मैं चाहूँगा कि जितने ज़्यादा लोगों तक अर्जित कर सकें, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। तो 4 भागों में छोटी छोटी बातें करेंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके साथ लगभग हमारे 84% के करीब, 85% के करीब सेना के जवान जुड़े हैं और 90% से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन जुड़े हैं अभी, पर्टिकुलरली स्पर्श के इंट्रोडक्शन के बाद, तो थोड़ा सा एक ज्ञान आवश्यक है। तो ओवरव्यू ऑफ एसबीआई, और जो हमारा बेसिक फैसिलिटी होता है उसको हम डिफेंस सैलरी पैकेज कहते हैं। डिफेंस सैलरी पैकेज आप सब जानते होंगे, लेकिन मैंने देखा है रोजमर्रा की जिंदगी में कि लोग नहीं भी जानते, तो उसका थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे। और ये जो पैकेज है हर बैंक में किसी ना किसी फॉर्म में होता है, 11-12 बैंक के अंदर है जो बड़े बड़े बैंक हैं। अपना एसबीआई के बारे में मैं जानकारी दूंगा और जहां पर भी आप जुड़े हैं उस जानकारी को उस बैंक के साथ लिंक करें और उसमें ध्यान देने वाली क्या बातें हैं उनको मैं थोड़ा सा उजागर करूंगा। और फिर तीसरे छोटे से भाग में एक बताएंगे कि जो मेरे को रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, वृद्ध लोग, विडोज, डॉटर्स, डिपेंडेंट्स, उनके लिए क्या समस्याएं आती हैं और असिस्टेंस फ्रॉम एनी बैंक या एसबीआई से किस प्रकार जो है वो हम दे सकते हैं। ये थोड़ा सा संदर्भ रहेगा। तो मैं आरंभ करता हूं थोड़ा सा व्यू फॉयल के साथ में। और जैसे आप देख रहे हैं, मैं डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक छोटी सी, मेरे मोबाइल में सिर्फ एक ऐप रहती है, उसको योनो कहते हैं, यू ओनली नीड वन। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ऐप किसी और बैंक में नहीं है, पूरे विश्व में भी बहुत कम, अमेरिका में भी बहुत कम है, लेकिन इसको ये हैकर्स प्रूफ ऐप है। अगर आप इसको एक बार उपयोग करना सीख लेंगे तो बैंक में आपको जरूरत नहीं है। और हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि एक रेडी से सब्जी खरीदने से कार, इनकम टैक्स देना, पिक्चर देखना, सामान खरीदना, म्यूचुअल फंड अप्लाई करना, लोन लेना, ये सब काम आप इस ऐप से कर सकते हैं। और ये इतना फूल प्रूफ और सेफ है कि आज तक ये कभी पेनिट्रेट नहीं हो पाया। और एसबीआई जो है हर साल हैकर्स को बुलाते हैं कि इसको पेनिट्रेट किया जाए, अभी तक हो नहीं पाया। तो दिस इज अबाउट द ओवरऑल प्रीव्यू। नहीं तो पीडीएफ पे मेरा नंबर जो रहेगा मैं भी शेयर कर दूंगा। इसकी मोटी मोटी बातों की हम जानकारी करेंगे। और जो मैं कह रहा हूं वो लगभग ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सिर्फ सेना के लिए नहीं है। ये नेवी, एयरफोर्स, नहीं तो पीडीएफ पे मेरा नंबर जो रहेगा मैं भी शेयर कर दूंगा। इसकी मोटी मोटी बातों की हम जानकारी करेंगे। और जो मैं कह रहा हूं वो लगभग ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सिर्फ सेना के लिए नहीं है। ये नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी,
असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इन सब के लिए लागू है। यानी कि थोड़ा थोड़ा तब्दील होता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रावधान है मैं बताऊंगा ये इन सब के लिए लागू है और बहुत सारे बैंकों में लागू है। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के लिए एक लेंस लगा के पढ़ें। लेंस लगा के पढ़ने का अर्थ ये होता है कि थोड़ा समझें कि किस फॉर्म में लिखा है और नीचे जो छोटा सा लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको जरूर समझें। यही मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा जो मैं रोजमर्रा देखता हूं। तो आपके साथी जो इसके अंदर भी हों, सेना में ही ना हो, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, नेवी, कोस्ट गार्ड, कहीं पे भी हों, उनको भी ये बात उतनी ही लागू है। और हमारे तक पहुंचने के लिए और किसी क्लैरिफिकेशन के लिए जो नंबर मैं उसमें बताऊंगा, वो आप बेझिझक कभी भी, दिन रात, शनिवार इतवार, जब आपको समय लगे आप मैसेज करें या कॉल करें। मदद करना हमारा सौभाग्य होगा। अभी आते हैं पैकेजेस, जो हमारे सैलरी पैकेज हैं, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये मेरे को थोड़ा सा इस बात में कहने में ये फख्र है कि आज के दिन में जिस फॉर्म में ये पैकेज बनाया, ये हमने बनवाया था 4-4.5 साल पहले, कि सैनिकों को और उनकी फैमिलीज को आप बिना किसी हिडन एजेंडा के लिख करके बताएं कि आपको क्या क्या प्रावधान लागू है। ये जो पेज है, ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये सैलरी पैकेज, इसमें लोगो लगा है, ऊपर लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज ऑफ फॉर देयर वेलर। आप इसका मतलब आप समझते हैं। ये जो पैकेज है ये सर्विंग सोल्जर्स के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी लागू है। तो इसके अंदर समझना ये है, सर्विंग सोल्जर्स के प्रोविजन थोड़े अलग हैं और एक्स सर्विसमैन के थोड़े कम हैं। और कम नेचुरली आप समझते हैं, आप एक्टिव सर्विस में नहीं हैं, सैलरी आधी हो जाती है और थोड़े से प्रावधान जो हैं वो थोड़े कम हैं। कम क्या है? जैसे डिसेबिलिटी क्लेम एक सोल्जर को मिलता है अगर उसकी एक्सीडेंट से माइनफील्ड कैजुअलिटी हो गया, एम्प्टी एक्सीडेंट हो गया, गोली लग गई, ग्रेनेड उड़ गया, रॉकेट लॉन्चर फायरिंग हुआ तो हियरिंग लॉस हो गया, ये सर्विंग सोल्जर्स को मिलते हैं। डिसेबिलिटी सोल्जर्स के लिए जो डिसेबिलिटी है वो एक्स सर्विसमैन को नेचुरली नहीं मिलती है। और जो पैकेज में जो इंश्योरेंस का अमाउंट है एक्सीडेंट का, वो सर्विंग सोल्जर्स के लिए 50 लाख है। अगर काउंटर इंसर्जेंसी में डेथ हो, ये भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपके घर में अगर किसी के साथ किसी भी टेररिस्ट और एनिमी एक्शन में डेथ हो तो प्रावधान जो है वो 10 लाख एक्स्ट्रा, लोन की माफी और डेबिट कार्ड इत्यादि इत्यादि इंश्योरेंस बना करके मैंने 79 लैक्स भी लोगों को डिस्बर्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आपके नॉलेज में किसी के साथ ऐसा हो तो हमसे चेक करें, हम गाइड करेंगे। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें मोटी मोटी बातें ध्यान देने वाली कि जो एक्स सर्विसमैन है 30 लाख की इंश्योरेंस, और एसबीआई इज द ओनली बैंक जिसमें आपकी उम्र 105 साल भी हो, भगवान करे आप सब उस उम्र तक जिए, और बाथरूम में गिरते हुए आपका गिरने की वजह से डेथ हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक, गिरने की वजह से, तब भी ये लागू है। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमने 2 साल पहले अभी शुरू किया है कि एक्स सर्विसमैन कुछ भी अगर किसी भी कारण से कुछ हो जाता है तो एक्सीडेंट के कारण, तो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, 30 लाख का मुआवजा होता है। दूसरी चीज, बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं जिसका ज्ञान बहुत कम है, सर्विंग में भी कम है, एक्स सर्विसमैन है तो बिल्कुल ही नहीं। हमको ये इंश्योरेंस तो जरूर मिलती है, लेकिन ज्यादातर सैनिक जो है वो 38-40 साल की उम्र में घर चले जाते हैं, 45 साल में, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। तो अगर एक्स सर्विसमैन की कैजुअलिटी यानी कि डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, और उनकी अगर कोई बेटी है जिसकी डेट ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर 18 से 24 साल की उम्र हो, तो उनको 8-10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं विवाह के लिए और कॉलेज एजुकेशन के लिए। और इसी तरह से बेटा है तो सिर्फ कॉलेज एजुकेशन के लिए कोई 5-7 लाख रुपए मिलते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट इसमें लिखा है। तो ये जो एक प्रावधान है इसका कोई भी प्रयोग नहीं करता है, इसका उपयोग कोई नहीं करता है क्योंकि ज्ञान नहीं रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको, पेंशनर्स खास तौर पर ध्यान रखें कि आपकी पेंशन के इमीडिएटली बाद आपके बच्चे इस उम्र में आते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर एक डेबिट कार्ड के ऊपर, पहली बात, आप सब जो हैं एक्स सर्विसमैन आज के दिनों में थोड़े पुराने सर्विस में आए हुए हैं, तो हमारी जो कैटेगराइजेशन होती थी सोल्जर्स की उस समय, वो जो है एक सिल्वर कैटेगरी होती थी, सिल्वर, चांदी वाली कैटेगरी, जिसके अंदर प्रावधान बहुत ही कम थे। और आज जो है रिक्रूट से लेके ऑनरी कैप्टन तक जो सारा जो डेबिट कार्ड की कैटेगरी है उसको गोल्ड बोलते हैं, अपग्रेड हुआ है 3 साल पहले। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे थ्रू ही हुआ था ये। सो ये अपग्रेडेशन हुआ गोल्ड कार्ड का। इसमें 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। आपकी वाइफ को, स्पाउस को फ्री कार्ड ऑथराइज है, उनको भी 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है।
इनको भी कोई प्रयोग नहीं करता, कार्ड को अपग्रेड नहीं करता। आपने कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, बड़ा दुख होता है हमें जबकि कोई किसी की डेथ हो जाती है और हम उन्हें क्लेम नहीं दिला पाते। वो क्यों नहीं दिला पाते? क्योंकि ये जो अकाउंट है, ये जब तक आपका अकाउंट डीएसपी में कैटेगराइज्ड नहीं होगा और पेंशनर्स के लिए डीएसपी पेंशन में कैटेगराइज नहीं होगा, तो जो सारे प्रावधान हैं ना वो लागू होंगे और ना ये इंश्योरेंस मिलती है। तो ये बहुत दुख होता है जब मैंने आमतौर पर एक्स सर्विसमैन को ये भी देखा है कि जब सर्विस में थे तो सैलरी कहीं और आती थी, पेंशन में जाते हैं तो अपना अकाउंट तब्दील कर लेते हैं और फिर जो है सैलरी उस नए अकाउंट में आती रहती है लेकिन उसको डीएसपी नहीं बनाते हैं और 30-30 लाख रुपए का मुआवजा। 3-4 केसेस पिछले 1 महीने में हुए हैं। 3-1 लगभग 70 केस ठीक थे, लेकिन 3-4 केसेस ऐसे हुए। हमें उनकी विधवाओं को, उनके बच्चों को बड़े दुख के साथ दुख होता है इसमें। तो ये आप ना करें। उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रांच में जाना है, अपने पीपीओ की कॉपी देनी है कि मैं ये पेंशनर हूँ, ये मेरा रैंक है, मेरे अकाउंट को डीएसपी पेंशन कर दीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद एक बार ब्रांच में जाके लेटर पे अपना एक सिग्नेचर ले लो एंड अगले अपनी पासबुक से या योनो से चेक कर लीजिए मेरा अकाउंट करेक्टली कैटेगराइज है। और तीसरी चीज, अपनी फैमिली को जरूर बताएं कि ये जो सारे प्रावधान हैं वो फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है। ये सिर्फ एसबीआई में है। ये भी 2 साल पहले आरंभ किया। जो आपकी विडोज हमारी होती हैं, लगभग 5.6 लाख, 5.5 लाख से ऊपर हमारी वीर नारीज या नेक्स्ट ऑफ किन है, जो माता पिता या कभी जो यंग बच्चों की डेथ हो जाती है वैसे। तो ये जो फैमिली पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं उनको भी ये प्रावधान लागू है, लेस एक्सीडेंट इंश्योरेंस। बाकी इसके अंदर जितने लॉकर, कंसेशन, फ्री एटीएम कार्ड इत्यादि इत्यादि, वो सब उनको फ्री ऑथराइज है। ये अपनी फैमिलीज को समझाएं, ये जरूर करें। तो मोटी मोटी बातें ये जो है इसकी डीएसपी पैकेज की मैं आपको बताना चाह रहा था। एक और चीज आपको बहुत जरूरी बताना चाह रहा हूं, एक कैटेगरी होती है जहां भी आपका अकाउंट है, आप बैंक में जा करके उनको बोलें कि मुझे इसमें मॉड, MOD मॉड, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोलते हैं, आप इसको मॉड समझें। मॉड नहीं तो इसको स्वीप समझें, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, स्वीप। मुझे अकाउंट में स्वीप फैसिलिटी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी पैसा आपके सेविंग्स बैंक में होता है वो 2.7% ब्याज पे नहीं चलता, वो 7% या 6.8% या 7.1%, जो भी उस समय 1 साल की अपनी एफडी होती है और आप सब सीनियर सिटीजन होते हो तो उसके अंदर भी सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट लेना है। और ये प्रावधान एसबीआई में सबसे बेहतर है। 25,000 से ऊपर सारे पैसे पे 1 साल की अपने आप एफडी बन जाती है और जब जरूरत हो अपने आप टूट जाती है। आपने बैंक नहीं जाना, आपने कुछ नहीं करना, घर बैठे अपने आप ये होता है। इसमें बहुत लोगों का बहुत नुकसान होता है और सेना के अंदर तो किसी को ज्ञान नहीं था। पिछले 4 साल में अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इसके बारे में, जब से हमने ये प्रिंट करके बांटने शुरू किए हैं, सो अभी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सेंटर्स के अंदर हम ये बताते हैं। आप भी करें, अपने परिवार में भी कराएं, जितने भी आपके साथी डिफेंस से जुड़े हैं उनको भी कराएं। और अगर कोई एसबीआई में सोल्जर्स में नहीं है उनको भी बताएं, उनको भी लागू होता है। उनकी थोड़ी सी प्रावधान अलग होते हैं, कितना मिनिमम बैलेंस है और कितना रखना है, सिविलियंस को भी लागू है। तो ये आप सबको बताएं घर में, क्यों ये छोड़ना है। छोटा सा एप्लीकेशन एक बार पूरी जिंदगी में देना है कि मेरे अकाउंट में मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको करना चाहूँगा। मान लीजिए आपने ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट कर दिया और ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया और उसके अंदर पैसे पे सैलरी पेंशन आई जा रही है। बहुत लोग हैं हमारे सेना के अंदर जो पेंशनर्स हैं, अपनी पेंशन को रेगुलरली खर्च नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं किसी दिन के लिए, वो भी जायज़ है। तो उसके अंदर अगर मॉड में इसको, अगर स्वीप के अंदर ज़्यादा पैसे हो जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो पैसा लूज आपके लिए है, जैसे आप एटीएम से निकालो या चेकबुक से निकालो या नेट बैंकिंग से निकालो, तो कोई अगर फ्रॉड वाला व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाए तो वो भी इसको निकाल सकता है। तो जिस दिन आपके पैसे 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएं तो एक नॉर्मल एफडी बना लो, बाकी 2-3 लाख रुपए से आप आगे चलते रहें। ज़्यादा रखने हैं ज़्यादा रखिए, मर्जी आपकी है, लेकिन अगर चपत लगे तो उसको सहन शक्ति होनी चाहिए। ये 5-6 चीज़ें सैलरी पैकेज के हर बैंक में लागू हैं। प्रावधान अलग अलग हैं, आप सिर्फ उनको ठीक से पढ़ें। और इसके अंदर जो ये नीचे आप देख रहे हैं मेरी स्लाइड के अंदर, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ एडवाइजर्स के कॉन्टैक्ट वगैरह लिखे हैं। ये भी मैं सब जगह पूरे देश में बांटता हूँ और हम इसको थोड़ा सा इसके बारे में एक बार दोबारा फिर बात कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एक बार इसको समझ लें तो लेफ्ट साइड में पूरे देश में आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जहाँ आपकी यूनिट हो या आप पोस्टेड हैं, उसके आगे हम सब के, हमारे 8 जनरल साहब लोग काम करते हैं पूरे देश में, तो उनको आप जो है वो
आप उपयोग इनका कर सकते हो। इनका आप कॉल करें, तो कोई भी समस्या हो बिना झिझक कॉल करें, इसको आप प्लीज उपयोग करें। और यही चीज मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं जो सर्कल में किया है, दिस इज अबाउट एड ऑन कवर्स। एड ऑन कवर्स बोले तो अपनी बेटी और बेटियों के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, ये आप कभी ना भूलें। कोई इसका प्रयोग नहीं करता है। मुझे सबसे पहले कोई डेथ की खबर मिलती है तो पहला प्रश्न होता है कि आपकी बच्चों की उम्र क्या है, अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो आपको क्या करना है। और जो मैंने आपको बताया है सभी सर्विसेज के लिए, सीएपीएफ के लिए लागू है। और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स एडवाइजर्स के मैंने बताए हैं आपको, दोबारा फिर बताऊंगा, इनको आप उपयोग करें। और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी ये पूरे प्रोविजन लागू हैं, लेस एक्सीडेंट इंश्योरेंस नेचुरली। तो उसके बाद में जो है, ये सिर्फ एसबीआई में है, बाकी किसी बैंक में फैमिली पेंशनर्स के लिए ये प्रावधान नहीं। ऑलराइट, नाउ आई कम टू द थर्ड पॉइंट कि पेंशनर्स के साथ हमारा क्या दिक्कत आती है। ये थोड़ा सुनने की बात है, इसमें थोड़े 5-7 मिनट लगाएंगे। मैं जहां भी देश में प्रोग्राम करता हूं, हमारे सर्विंग सोल्जर्स को तो बिल्कुल ज्ञान नहीं कि ये स्पर्श क्या है। जब मैं उत्तर उनसे मांगता हूं जेसीओ से, और वो बहुत सिग्नल्स ईएमए जो ज्यादा थोड़े से इंटेलिजेंट जेसीओ होते हैं, वो भी कहते हैं ये तो ऐप है सर, ये इस तरह से है, ऐसे है, लेकिन स्पर्श का जो है ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो वेट करते हैं कि हम कब पेंशन में जाएंगे तब देखेंगे। और पेंशनर्स को तो अब सब ज्ञान है, बिकॉज सारा अकाउंट जो है 1-2-3-4 लाख छोड़ के बाकी लगभग 23-24 लाख अकाउंट माइग्रेट हो चुके हैं। स्पर्श का अर्थ होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रक्षा। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रक्षा यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस सिविलियंस के लिए लागू है। और ये पिछले लगभग 2 साल से 2021 से इफेक्टिव हुआ था। अभी इसका अर्थ ग्राउंड पे सिर्फ ये है कि पहले आप पेंशन जो है वो बैंक से लेते थे, आप अपनी ब्रांच में जाते थे, जो भी समस्या होती थी तो आप जो है ब्रांच में बताते थे। ब्रांच वाले अगले पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, जो एसबीआई में 17 होते थे, किसी बैंक में 2 थे, किसी में 4 थे, तो वो वाले अपने आप उसका समाधान करके आपकी पेंशन का प्रॉब्लम जो है वो समाधान हो जाता था। अभी क्या हो गया, पहले पीसीडीए, अभी पेंशन मिलेगी पीसीडीए से। तो पहले जो पीसीडीए जो इलाहाबाद में है, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, सो पेंशंस, सो पेंशन जो है वो वहां से सैंक्शन होती थी, बैंक उसको डिसबर्स करते थे, यानी उसे पीएसए बोलते थे, और जो डिसबर्सिंग बैंक होते थे उन्हें पीडीए बोलते थे। अभी जो पीएसए और पीडीए का रोल दोनों का पीसीडीए इलाहाबाद से हो गया। इसका उद्देश्य ये रहा कि हम पूरा चीज डिजिटाइज कर देंगे और डिजिटल इंडिया इत्यादि इत्यादि के, ये ठीक मेरे विचार से ये थोड़ा सा स्टेप जो है हमारे सोल्जर्स के हित में नहीं है, क्योंकि इसकी समस्याएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। लेकिन फिर भी कोई ठीक है, शायद ये सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए, शायद ना भी हो, लेकिन हम आशा करते हैं कि इसके अंदर हमारा हित जो है हमेशा जो है वो सर्वोपरि रहेगा। इसमें छोटी सी बातें आप याद रखिएगा कि अगर पेंशन जो है स्पर्श से आएगी तो आप वहां पर ह्यूमन टच कोई नहीं है, आप एक अपनी मोबाइल नंबर और अपने आप ईमेल आईडी से पहचाने जाते हैं। और इसके अंदर ह्यूमन टच सिर्फ है टोल फ्री नंबर और जो पीसीडीए का है जो भी कॉन्टैक्ट नंबर से। अभी अगर हमारे 32-33 लाख पेंशनर्स हैं टोटल, और इतने ज़्यादा हमारे सेना के ही लगभग 19-20 लाख पेंशनर्स हैं, 5.6 लाख विडोज हैं, बेचारी वीर नारीज हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं। कहाँ कहाँ वो गांव में रहते हैं, कभी तमिलनाडु के किसी मदुराई के पास किसी गांव से, गढ़चोली से, बलिया के पास, तीतावड़, सीकर, और पूरा देश में हिमाचल से, उनके बहुत रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, बाड़मेर के आगे धानियों से। तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका ज्ञान आभास रहता है, लेकिन हमारे को ये करना है। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपका करेक्ट नहीं है तो आपके पास कोई खबर नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, आप जो है वो कभी भी जो आपकी समस्या है वो आपने पीसीडीए के अपने स्पर्श के पोर्टल पर जा करके वहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, दर्ज करनी है। अभी ये दर्ज कैसे करें, आप किसी भी नियरेस्ट ईसीएचएस या स्टेशन हेडक्वार्टर का जो वेटरन सेल है वहाँ पर जाएं। वहाँ पर थोड़ी सी सेना ने ये जिम्मेवारी अपने आप पर ले रखी है कि हम अपने थोड़ी सी जवानों की मदद करें। या आप सोल्जर बोर्ड में जाएं, लेकिन थोड़ा सोल्जर बोर्ड्स का हमारा जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है, सही नहीं है, गलत है। या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर, जो हमारे देश में 35-36 हज़ार हैं, जो सारे काम करते हैं, आधार कार्ड बनाना इत्यादि इत्यादि, डिजिटल काम करते हैं, आंगनवाड़ी तक जाते हैं, वहाँ पर जाएं। लेकिन वहाँ पर भी मैं पाता हूँ कि उनको थोड़ा सा सोल्जरिंग का ज्ञान नहीं है।
थोड़ी सी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि आप कहीं पर भी जाएं, पैसा नहीं देना है आपने। आपको मान लीजिए अपनी कंप्लेंट किसी के थ्रू, हमारे एक्स सर्विसमैन भी ये काम कर रहे हैं, आप जो है वो अपने उन्होंने लैपटॉप खोल करके कहीं सोल्जर बोर्ड के पास या कहीं स्टेशन हेडक्वार्टर में, हर जगह वो बोलते हैं मैं आपका काम कर देता हूँ, और आपसे 100-150 रुपया लेते हैं, जो काम आप स्वयं भी कर सकते हो नेट पे। ये एक थोड़ी सी एक गलत चीज़ जो पनप रही है, ये मैं देखता हूँ, और ये पीसीडीए को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस चीज़ को कर्व किया जाए। कॉमन सर्विस सेंटर में आप जाते हैं तो आपसे वो पैसे लेते हैं, जबकि उनको पैसे लेना उनके लिए जुर्म है। मैंने रिक्वेस्ट किया उन्हें कि हर कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर लिखा जाए कि यहाँ पर सैनिकों के जो भी ये हैं ये फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन वो करने में पता नहीं कब होगा। लेकिन पीसीडीए सर को भी हमने कहा था कि आप इसका थोड़ा सुधार करें। एसबीआई में जो दूसरा मेन प्रेशर रहता है, जहां सोल्जर्स परेशान होते हैं, वो लाइफ सर्टिफिकेट का प्रेशर। यार यकीन करें कि आप एसबीआई के अंदर पहले जैसे लाइफ सर्टिफिकेट देते थे, पूरे देश में किसी भी ब्रांच में जाएं, किसी भी ब्रांच में पूरे देश में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। एसबीआई इज द ओनली बैंक जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि आपका जो आप ब्रांच में पूरे देश में अपना लाइफ सर्टिफिकेट मैनुअली देते हैं, वो पीसीडीए पोर्टल के अंदर जाके आपके अकाउंट में जाता है। यानी कि आपका जस्ट आपने वहां जमा कर दिया, उसके बाद चिंता की जरूरत नहीं। ओनली एसबीआई हैज डन दिस। और क्योंकि एसबीआई के नेटवर्क में बहुत सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए पीसीडीए किसी और बैंक का अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर डेटा का वायरस और उनका कंप्रोमाइज ये भी चांसेस रहते हैं, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलता है। तो एसबीआई में ये पिछले 12-13 दिसंबर से ये आरंभ हुआ, और आप बेझिझक अगली बार इसको करें। यहीं पर जो तीसरा प्रॉब्लम पेंशनर्स बहुत करते हैं कि मैं डिजिटली अपना मैनुअल डिजिटली जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करूं। वो आप घर से भी कर सकते हो, बायोमेट्रिक से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी बैंक से कर सकते हो, चाहे आपका बैंक एसबीआई हो या ना हो। बाकी अगर आप किसी बैंक में भी जाते हैं तो डिजिटली आप अपना जीवन प्रमाण जो है वो जमा करते हैं। जीवन प्रमाण में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप अपना डिजिटली अपना लाइफ सर्टिफिकेट भेजते हैं, वो जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जीवन प्रमाण गवर्नमेंट की साइट पे जाता है, आपको वहां से मैसेज मिलता है कि आपका सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन वहां से बाद में वो पीसीडीए जाएगा, पीसीडीए से टीसीएस कंपनी जो इस समय इसको देखती है मैनेजमेंट को, वो उसको प्रोसेस करेंगे, फिर वो आपके अकाउंट में विजिबल होगा। इसमें जनरली 3-4-5 दिन का टाइम लगता है। और इसको जो है वो आपने यकीन करना है कि अगर डिजिटली सबमिट किया है तो जब तक आप पोर्टल पे खुद नहीं देखते हो तो उसको जो है वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा ना माने, ये ध्यान रखें। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ याद रखिएगा, पहले लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर-दिसंबर के अंदर जमा होते थे। अब क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पर्श में हैंडल नहीं होता है, तो आप पूरे साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना जो है पिछले साल अप्रैल में किया था, तो मेरी साइट पे आता है कि आपका नेक्स्ट लाइफ सर्टिफिकेट अप्रैल सो एंड सो डेट को ड्यू, तो ये आ जाता है उसमें। तो ऐसे आप अपने आप को ध्यान रखें और अपना लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी जमा कर सकते हैं। जो आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पेंशनर्स के साथ में, अगर आपको समस्या हो तो एक सिस्टम होता है स्पर्श सेंटर, यानी पेंशन का जो स्पर्श सिस्टम है उसके लिए कुछ सेंटर्स बने हैं। ये सेंटर्स किसके हैं? एसबीआई के 890 के करीब, अभी 455 के करीब फंक्शनल हैं, ये 900 होने जाने हैं। हमने ये कोशिश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 स्पर्श सेंटर हो, और या फिर ये पीएनबी के कोई हैं बहुत 150-200 के करीब, कम है, और पीसीडीए के अपने हैं 60-70 के करीब, जो जहाँ पर पहले हमारे रीजनल ऑफिस वगैरह रहते थे उनको रिकन्वर्ट किया है कि वहाँ पर आप स्पर्श सेंटर से ये सुविधा ले सकते हैं। अभी जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं आर्मी को बता के और हेड्स को बता के कि सभी बैंकों को सेंटर खोलने चाहिए। अकाउंट लेना और उसके बाद बोलना आप अपने आप पीसीडीए से सॉर्ट आउट कर लो, ये बहुत गलत है। तो हमें सुविधा करनी है, इसीलिए एसबीआई के अंदर ये स्पर्श सेंटर खुले हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑफिसर या एक जूनियर ऑफिसर तैनात होगा, उसके पास एक लैपटॉप होगा, वो इंटरनेट पे कनेक्टेड होगा, और वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट, अब मान लीजिए किसी को फैमिली पेंशन शुरू करनी है तो 4 डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, चेक होता है, अकाउंट नंबर होता है, लाइफ सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, वो खुद अपलोड करके आपको पीसीडीए में भेज देंगे, और वहाँ से एक आईडी आ जाएगी, और जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेंशन प्रोसेस में है। इसका आप पूरा उपयोग करें, स्पर्श सेंटर्स का उपयोग करें, अपने फैमिली को भी बताएं। जैसे मैंने खुद बताया हुआ है अपने परिवार में कि अगर कुछ हो जाए तो आपने यहाँ जाना है और ये स्पर्श सेंटर है, इसका आप उपयोग करें।
ठीक, सो ये चीज़ें, ये 4 मेजर इश्यूज जो हैं, चाहे एसबीआई में हो चाहे किसी और में हो, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी जो मैं लास्ट चीज़ पे आता हूँ, और वो है आप एसबीआई या किसी और से क्या मदद ले सकते हैं। ऐसे है, स्टेट बैंक के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल, 7 मेजर जनरल, एक एडमिरल, एक एयर मार्शल और एक फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये जो हैं ये 12 लोग ये कार्य करते हैं पूरे देश में। मैं जैसे नेशनल लेवल पे करता हूँ, बाकी हमारे 7 मेजर जनरल लोग हैं, वो 2 या 3 स्टेट्स में कवर करते हैं, ताकि हर आदमी का जीवन सुखाला हो सके। राइट, इन एडवाइजर्स का नंबर आप जब सुविधा हो इनसे आप कांटेक्ट करें। और एसबीआई के अंदर मुझे ये फ़ख्र है कि ये काम हमारे को जब हायर करते हैं, 5.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि रिश्ता ठीक बना रहे और प्रावधान जो है उनको थोड़ा अपग्रेड हो, और किसी भी सैनिक या भूतपूर्व सैनिक या फैमिली वेलफेयर, फैमिली पेंशनर को कोई दिक्कत ना हो। तो आप किसी भी बैंक से जहाँ जुड़े हैं, उनमें कुछ एडवाइजर्स होते हैं, आजकल किसी और में एक आधा कोई 2 होते हैं, वो कम होते हैं, लेकिन उनसे आप कांटेक्ट रखें और उनको अपने प्रॉब्लम बताएं। अगर ना प्रॉब्लम सॉल्व हो तो उनको इश्यूज को रेज करें, आर्मी में बताएं, सीनियर्स को बताएं कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो आप एडवाइजर्स की मदद जरूर लें। नंबर मैंने डीएसपी के जो ब्रोशर थे उसके अंदर सारों के नीचे लिखा है, अपना तो मैं बताऊंगा। आप मान लीजिए देश में कहीं के भी रहने वाले हैं, जैसे सर तमिलनाडु में है इस समय, तमिलनाडु की पूरी स्टेट में आप कहीं भी रहते हैं, केरला में रहते हैं, आपको नहीं ज्ञान है, मैं ये नंबर देता हूँ आपको, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट करें, आई विल गाइड यू कि किससे आपने कांटेक्ट करना है। और दूसरी आप मदद लीजिएगा, ये जो स्पर्श सेंटर्स और कॉमन सर्विस सेंटर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसका पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, और फैमिली को भी होना चाहिए, बिकॉज दिक्कत हमारे जाने के बाद में फैमिलीज को आती है, और हमारे डिसेबिलिटी, कम्यूटेशन, कोई भी दिक्कत हो, इनका मदद। तीसरी चीज, डीपी डिफेंस हमारा लेजर सेल है। जैसे जनरल शंकर सर हमारे जो डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी थे पहले भी, हर यूनिट जनरली अपने इलाहाबाद के अंदर एक कोई एनसीओ का ग्रुप बनाते हैं जो हमारी पेंशन्स और हमारे इश्यूज को पीसीडीए से मदद करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर हमारे 10 या 11 लोग काम करते हैं पीसीडीए में, और दे आर हेडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल, और इस समय वो कर्नल रंजन कुमार हैं। और वो जो टीम है उनके पास पीसीडीए का आपका डेटा, आपको एरियर्स मिले क्यों नहीं मिले, कम क्यों मिले, ज़्यादा क्यों मिले, आपका पेंशन माइग्रेट नहीं हुआ, आपका लॉगिन नहीं हो रहा, आईडी नहीं हो रहा, तो वो मदद करते हैं। मैं खुद उनसे हर रोज़ के बेसिस पे उनसे मदद लेता हूँ, और आपकी जो समस्याएं आती हैं वो उन्हीं से ठीक कराते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है ये। लेकिन दिक्कत ये है कि पीसीडीए का काम सेना कर रही है, हमारे 10-11 लोग हैं जो हमारे सैनिकों को मदद करते हैं। थोड़ी ये दुविधा है, चाहे पीसीडीए को ये बात सुन के अच्छा लगे ना लगे, बट दिस इज अ प्रॉब्लम। बाकी जो है ईमेल वगैरह से हम प्रोसेस में रहते हैं, आप नॉर्मल ईमेल कर सकते हो, जरूर आपको हमेशा जवाब आएगा कि आपकी कंप्लेंट मिल गई, प्रोसेस में है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। इनका भी मदद करें। और इसी के साथ में हमारे जो रिकॉर्ड ऑफिस हैं उनका, जैसे मान लीजिए आप आर्टिलरी से हैं तो नासिक की हेल्पलाइन, और वहाँ पर जो हमारे एनी रिकॉर्ड्स होते हैं, नॉन इफेक्टिव रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं, उनका कॉन्टैक्ट रखें। आप राजपूत रेजिमेंट के हैं तो फतेहगढ़ से रखें, आप सिग्नल्स के हैं तो आप जबलपुर से रखें, ऑर्डिनेंस के हैं तो सिकंदराबाद से रखें, ईएमई के हैं तो भोपाल से रखें। जिस भी सेंटर से आप जुड़े हैं उनकी हेल्पलाइन ये अभी सेना ने शुरू किया हुआ है, आप इनको जरूर मदद दें। ऑफिसर्स के लिए खास तौर पे, पहले जो हमारा MP58 एक ऑफिस रहता था एजीज ब्रांच में, अभी उसे ओरोप बोलते हैं, ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस, वेरी रिस्पॉन्सिव। उनके कॉन्टैक्ट नंबर जनरली सब जगह बटे हुए हैं, उनको आप पता करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, और या डायरेक्टर्स के थ्रू या वेटरन सेल्स के थ्रू या डायरेक्टली खुद आप मदद। एसबीआई का टोल फ्री नंबर, ये मैंने एक स्पेशली आपके लिए स्लाइड बनाई है, इधर उधर कॉल नहीं करनी, फ्रॉडस्टर्स के पास कॉल जाती है, सिर्फ ऑफिशियल साइट से कॉल करें, नहीं तो सिंपल रखें 1234-2100। और अभी पिछले हफ्ते से एसबीआई में एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिवली 60 ईयर्स एंड अबव एज के लिए एक टोल फ्री नंबर बना है, उसका है 1800, जो मैंने राइट साइड में लिखा है 8888। ठीक है, इसको आप, ये सीनियर सिटीजन के लिए है, और ताकि उनकी जो है जीवन जो है थोड़ा सा सुखाला हो, तो आप ये वाले यूज करें नंबर। इधर उधर के नंबर नेट से देख के ना करें, वो आधे फेक होते हैं और वो जो है वो
फ्रॉड वाले लोग अपना ऐसे ही डाल देते हैं कि मैं आपके प्रॉब्लम हल करूंगा। ये वाले नंबर 8 डिजिट के इसीलिए बनाए गए हैं ताकि अभी तक इसमें फ्रॉड नहीं हुआ, जब होगा तो आगे देखेंगे। तो ये सीनियर सिटीजन का खास तौर पे याद रखें, 8888।